हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे पार्ट फोर्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पहले वीडियोस में हमने पार्ट थर्ड तक डिस्कस कर दिया है, तो आज हम बात करेंगे पार्ट फोर्थ के बारे में। तो पार्ट फोर्थ क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो डीएसपी है हमारे, जीपीएस है हमारे, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्लस फंडामेंटल राइट्स दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? फिलोसफी एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये सिस्टर पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, जिसमें ओनली इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन यानी फॉलो करना करना या कराना, ये अपने राज्य की मर्जी है, अपने अपने राज्य की मर्जी। अगर अब लोग चाहेंगे कि वो फॉलो कराना चाहते हैं तो वो करवाएं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सब्सिडियरी टू द फंडामेंटल राइट्स, ये क्या है? सिर्फ साथ ही है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आता है हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। क्या इसका मतलब है कि सबको एक समान रखो, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। फिर आता है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल, कि इसमें कहा जाता है कि जो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्यार के साथ रहना है। और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का मतलब है कि उदारवादी बनना है। ठीक है, क्या बनना है? उदारवादी बनना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इनके आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, डीपीएसपी के आर्टिकल्स के बारे में। तो गाइस एक्चुअली ना मेरे को ना नोट्स बनाने का एक्चुअली बिल्कुल टाइम नहीं लगा। ठीक है, तो मैं अब पुराने नोट्स से ही आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि गाइस मेरा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, तो इसलिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीपीएसपी के आर्टिकल्स के बारे में। देखिए, 36 से 37 आर्टिकल के बीच में बात करते हैं सिर्फ डीपीएसपी के बारे में, कि ये क्या है क्या नहीं, इसका इसमें जिक्र हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 38 क्या कहता है? सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, जिससे सोशल वेलफेयर हो। सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, जैसे कि अगर कोई अमीर है कोई गरीब है, ठीक है, उन सबको एक जैसा ही चलना पड़ेगा। ठीक है ना, कि गवर्नमेंट के लिए कोई भी बड़ा नहीं कोई भी छोटा नहीं। तो कोई भी अगर अगर जो बेनिफिट अगर गरीब को दिया जा रहा है वही अमीर को दिया जाए, ताकि एक सोशल हमारे समाज का कल्याण हो। ठीक है, अगर अब फार्मर्स हैं, उनको भी बड़े बिजनेसमैन या गवर्नमेंट के साथ चलना पड़ेगा, ताकि हमारे समाज का कल्याण हो। फिर आते हैं हमारा आर्टिकल 39। ये पांच टाइप्स में है, मतलब पांच आर्टिकल्स में डिवाइड है। सबसे पहले आता है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। 1A, आर्टिकल 39 1A क्या कहता है? एजुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि देखिए, गवर्नमेंट, चाहे कोई भी हमारे समाज का कोई भी नागरिक हो, ठीक है, उसको गवर्नमेंट इतना उसको राशन प्रोवाइड करे, इतनी उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, जिससे कि वो अपनी जिंदगी, इज्जत भरी जिंदगी जी सके। ठीक है, आर्टिकल 39 2B क्या कहता है? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स। अगर कोई भी मटेरियल है, यानी कि पानी बिजली जो भी हमारा है, सबको एक ही जैसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, किसी को भी कम या ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, फिर आता है 3C, कहता है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब देखिए, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये देखिए, अब मान लीजिए आप हमारी कोई भी इंसान कहीं भी जॉब करता है। ठीक है, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो सबको इक्वल ही वहां पे सब कुछ प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे कि उन लोगों में लड़ाई लग जाए। अमीर गरीब सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, इसका ये मतलब है। आर्टिकल 4D क्या कहता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब एक जैसी पे होनी चाहिए हर एक वर्कर्स के लिए। 5E में कहा गया है हेल्थ ऑफ वर्कर। देखिए, वर्कर्स की हेल्थ पे भी पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए, उनकी एज देख के उनको उनसे काम करवाना चाहिए। अगर बिल्कुल छोटा हो, उससे नहीं काम करवाना चाहिए। अगर ज्यादा ओल्ड एज हो गए हो 60+ तो उनसे काम नहीं करवाते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 40 क्या कहता है? ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, की गांव में पंचायत ऑर्गेनाइज की जाए। आर्टिकल 41 कहता है अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे ओल्ड एज का बंदा हो या कोई बीमार हो, ठीक है, उनको
काम का अधिकार भी देना है और एजुकेशन भी देना है। आर्टिकल 42 क्या कहता है? ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। देखो, अगर कोई भी इंसान केमिकल फैक्ट्री में हो, वहां पे उनको फैन वगैरह मिलने चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ होनी चाहिए, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको वो छुट्टी मिलनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 43 कहता है कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट कीजिए। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सब सेम है, कोई ऊपर नहीं नीचे नहीं, ना गरीब नीचे होगा ना अमीर ज्यादा ऊपर होगा, सब एक से होंगे। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए सबको, ठीक है। ये ऐड हुआ था 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। आर्टिकल 46 कहता है कि प्रमोट करो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एससी और एसटी के लिए। आर्टिकल 47 कहता है प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो आर्टिकल 47 कहता है कि इन पे रोक लगाए, ड्रग्स और जो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक है उन पर रोक लगा दी जाए। आर्टिकल 48 कहता है प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज एंड काब्स। आर्टिकल 48 कहता है जो हमारी गाय वगैरह है, हमारी काउज है, इनको मारना बंद कर दिया जाए। आर्टिकल 49 कहता है प्रोटेक्ट करो हमारे जो हिस्टोरिकल म्यूनुमेंट्स का जो इंटरेस्ट है उन सबको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। मतलब कि मोन्यूमेंट जैसे हमारे ताजमहल वगैरह हो गए है ना, इनकी प्रोटेक्शन भी आर्टिकल में आती है। आर्टिकल 49 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग काम करेंगे। आर्टिकल 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस की जो अंतरराष्ट्रीय हमारा जो शांति है वो प्रमोट करनी चाहिए, कोई भी लड़ाई झगड़ा वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो ऐड हुआ था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, क्या कहता है, सॉरी कौन सा ऐड हुआ था? आर्टिकल 43 बी, जहां पे इन्होंने कहा है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए गाइस, एक किसान है, ठीक है, और एक कोई बड़ी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है इनका अच्छा खासा, कोई भी गवर्नमेंट बिजनेस है जो भी है, ठीक है। उनको एकजुट होकर काम करना चाहिए ताकि हमारे समाज का कल्याण हो, ठीक है। फिर एक हमारा आर्टिकल 38 ऐड हुआ था 38 ए ऐड हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1978 में। स्टेट शुड स्ट्राइव मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम्स। देखिए कि सबको कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी अगर कोई वेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इश्यू है तो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर हमारा आर्टिकल 39 ए ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में। देखिए, फ्री लीगल एड दैट इज जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर कोई गरीब है, सरकारी वकील हायर कर सकता है, सबको प्रॉपर इनको राइट है, ठीक है। 39F ये भी इसी में ऐड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही ऐड किया गया था। ये सब जो भी आएंगे ना, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किए गए हैं। आर्टिकल 39F क्या कहता है? यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब किसी के साथ भी गलत चीज, कोई शोषण वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। 43 ये क्या कहता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। अब देखिए, इसका क्या मतलब है? अभी कोई भी इंसान किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, मान लीजिए कोई भी इंसान किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको सिर्फ काम करने के लिए नहीं रखना चाहिए, उसको बोलने का पूरा अधिकार है, वो हर एक काम में इन्वॉल्वमेंट उसका जरूरी है। और आर्टिकल 48 क्या कहता है? टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब ये वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो आउटसाइड है, पार्ट 4 के बाहर भी हैं, ठीक है। तो 350 ए क्या कहता है कि प्राइमरी टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग टू पीपल ऑफ मिनोरिटीज। अब देखिए, ये क्या कहता है कि जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, उनको जो प्राइमरी एजुकेशन है अपनी मदर टंग से ही दिया जाए। अब देखिए, हर एक स्कूल में क्या करते हैं ना, हिंदी से स्टार्ट करवाते हैं, है ना, हिंदी बोलना सिखा देते हैं। तो इस आर्टिकल में कहा गया है जो बच्चों की शुरू की एजुकेशन है वो उनकी मदर टंग में ही हो, जो डोगरी बोलता है उसकी डोगरी में हो, जो जो कश्मीरी बोलता है उसकी कश्मीरी में हो, ठीक है। 351 क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ यूनियन टू स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज अमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया।
यूनियन क्या है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है कि हिंदी लैंग्वेज को सेपरेट करें इंडिया में। और 335 हमारा क्या कहता है, टू अपॉइंट पीपल ऑफ SC एंड ST इन द यूनियन स्टेट सर्विस। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे पार्ट 4, सॉरी गलत पेज आ गया, हाँ। अब हम बात करेंगे पार्ट 4A, ठीक है। हमने पहले पढ़ा पार्ट 4, अब हम बात करेंगे पार्ट 4A की, जिसके अंदर आता है आर्टिकल 51A। इसमें आते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज? पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे। ये किससे इंस्पायर होके ऐड ऑन किया गया? USSR कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ओरिजिनली हमारे 1976 में 10 ड्यूटीज थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन एक और ऐड कर दी गई आफ्टर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। तो इस टाइम पर हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो वो 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी थी? राइट टू एजुकेशन, जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड की गई थी, ठीक है। अब इसका जब इसको ऐड ऑन किया गया था तो किस कमेटी के द्वारा इसका ऐड ऑन हुआ? जस्टिस वर्मा कमेटी, जो कि 1999 में बनी थी। अब देखिए ये जो हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसके अंदर क्या आता है? रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, और ये सब आता है इसमें। फिर नेशनल स्ट्रगल्स, जो हमारे नेशनल स्ट्रगल्स होते हैं उनसे जो इंस्पिरेशन है ना, इन सब से रिलेटेड इसमें आते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स के बारे में। सो थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।